तो गाइस अभी मैं आपको एक 10 साल पुराना लैपटॉप दिखाने जा रहा हूं। पहले आप गेस करना कि ये किस कंपनी का है। तो देखो ये लैपटॉप है। होपफुली आप में से कई सारे लोगों ने पहचान भी लिया होगा। चलो मैं आपको बताता हूं, ये है सोनी वायो का लैपटॉप और ये करीब 10 साल पुराना लैपटॉप है। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसमें है DDR3 की 4 गीगाबाइट रैम, प्रोसेसर है इंटेल का i3 का 3rd जनरेशन। अब आप सोच रहे होगे यार ये मैं इतना पुराना लैपटॉप आपको क्यों दिखा रहा हूँ। तो इसका रीज़न गाइज ये है कि आप में से कई सारे लोग बहुत पुराना लैपटॉप या PC यूज़ कर रहे होंगे जिसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इसी के आसपास का होगा और आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हो, चाहे आपने विंडोज़ 11 में अपग्रेड भी कर लिया हो, तो परफॉर्मेंस आपको नहीं मिल रहा होगा। आई कैन बेट आपको लैग देखने को मिलता है। बहुत सारा काम जो आप करना चाहते हो वो आप कर नहीं पाते हो। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों ने मेरे से बोला भी था और मुझे भी लगा कि इस पर एक वीडियो लेके आना चाहिए। स्पेशली अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने कस्टम आईएसओ पे वीडियो बनाया था जो कि था ऑप्टिमम 11 पे बेस्ड। और आज इस वीडियो में गाइस मैं इसी लैपटॉप में सोनी वायो के जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताई वो मैं दिखा भी दूंगा आपको। इस पर मैं ऑप्टिमम 11 को इंस्टॉल करूंगा, कैसे आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कराना पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। एंड उसके बाद फाइनली देखेंगे कि इसका लुक एंड फील क्या है और परफॉर्मेंस वाइज क्या स्पेस लेता है, कितना आपका रैम यूटिलाइजेशन होगा, कितना CPU यूटिलाइजेशन होगा, ताकि आपको ये समझ में आए कि पुराने डिवाइस में अगर आपको कोई भी काम करने को नहीं मिल रहा है रेगुलर विंडोज़ में, तो इस विंडोज़ को इंस्टॉल करने के बाद वो सारा काम आप कर सकते हो। और इतना ही नहीं गाइस, अगर आप विंडोज़ 10 ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो इस तरह के किसी भी पुराने डिवाइस में, तो ये जो ऑप्टिमम 11 है ये ऑटोमेटिकली बाईपास कर देगा सारे रिक्वायरमेंट को। तो उसका भी आपको टेंशन नहीं लेना है, बस इंस्टॉल करना है, फटाफट ये सारा काम ऑटोमेटिकली कर देगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस सबसे पहले देखते हैं कि आपको ऑप्टिमम 11 25H2 के आईएसओ को कैसे डाउनलोड करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि उनको डाउनलोड करने वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो बहुत सिंपल है, कोई भी आप अपना ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। मैं क्रोम ओपन कर लेता हूँ और क्रोम में आपको सर्च करना है ऑप्टिमम 11 25H2। एंटर कराते ही ये वाली जो आपको वेबसाइट मिलेगी विंडोज़ एक्स लाइट की ऑप्टिमम 11 प्रो, इस पर आप क्लिक करना। विंडोज़ एक्स लाइट की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इधर टॉप पे आपको क्लिक करना है डाउनलोड पे और फिर आपको ये सारा बिल्ड वगैरह शो करेगा विंडोज़ 10 का, विंडोज़ 11 का। तो आपको क्लिक करना है विंडोज़ 11 बिल्ड्स पे। फिर उसके बाद ये सारे वर्जन शो करेगा कि आपको 22H2 चाहिए विंडोज़ 11 का, 23H2, 24 या 25H2। तो मैं जा रहा हूँ 25H2 के साथ। अगर आपको 24 या 23H2 के साथ जाना है तो आप जा सकते हो। मैं आपको डेट भी दिखा दे रहा हूँ, आज की डेट है फ्राइडे सितंबर 19। तो ठीक है, मैं क्लिक करूंगा विंडोज़ 11 25H2 पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको इस पे क्लिक करना है विंडोज़ एक्स लाइट ऑप्टिमम 11 पे। और अब बिल्कुल नीचे आने पे आपको ये वाला डाउनलोड लिंक मिलेगा इस कलर का और इसी वाले ऑप्शन को ही आपको देखना है। और जैसे ही डाउनलोड लिंक पे आप क्लिक करोगे तो ये आपको रिडायरेक्ट करेगा दूसरी वेबसाइट पे जहाँ पे इन्होंने ऑप्टिमम 11 के आईएसओ को अपलोड कर रखा है। और इसका आप साइज देख सकते हो 3.48 गीगाबाइट का है। तो बस डाउनलोड पे आप क्लिक करना और इसकी आईएसओ अब डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं फिलहाल इसे कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए मेरे पास इसकी आईएसओ ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो अब आपको करना क्या है, जैसे इसकी आईएसओ डाउनलोड हो जाती है तो ये डाउनलोड होगा जिप फाइल में। तो आप इसे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल करा लेना या विनरार के जरिए से एक्सट्रैक्ट करा लेना। और एक्सट्रैक्ट होने के बाद जो फोल्डर एक्सट्रैक्ट होगा इसे ओपन करिएगा, फिर से ओपन करिए और अब आप देख सकते हो ऑप्टिमम 11 की आईएसओ इधर ऑलरेडी डाउनलोडेड है। और इधर आपको रूफूस टूल भी मिल जाता है जिसके जरिए से हम बूटेबल यूएसबी बनाएंगे। तो अब हम रेडी हैं बूटेबल यूएसबी बनाने के लिए ऑप्टिमम 11 25H2 की। तो अब आप कोई भी अपनी पेन ड्राइव जो कि एटलीस्ट 8 गीगाबाइट की होनी चाहिए उसे आप कनेक्ट कराइए। मैं कनेक्ट करा ले रहा हूँ अपनी सैनडिस्क की यूएसबी जो कि अराउंड 30 गीगाबाइट की है। कनेक्ट कराने के बाद रूफूस टूल को ओपन करिए और रूफूस में बिल्कुल टॉप पे डिवाइस सेक्शन में आपको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और सही यूएसबी को सिलेक्ट कराना है जिसे आप बूटेबल यूएसबी बनाना चाहते हैं। तो बहुत केयरफुली करिएगा, किसी भी रॉन्ग SSD या हार्ड डिस्क को मत सिलेक्ट करा लीजिएगा। फिर नीचे बूट सिलेक्शन में आपको सिलेक्ट पे क्लिक कराना है और लोकेट करना है ऑप्टिमम 11 की आईएसओ जिधर भी आपने डाउनलोड कर रखी है। तो मेरी है इस हार्ड डिस्क में, तो इस सर हम जाएंगे, ओपन करेंगे और आईएसओ को सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर देंगे। अब इतना करने के बाद पार्टीशन स्कीम पूछेगा कि आप टारगेट सिस्टम में क्या MBR के साथ जाना चाहते हैं कि GPT के साथ। तो देखो ये डिपेंड करेगा
आपके डिवाइस के ऊपर जिधर आप ऑप्टिमम 11 को डाउनलोड और इंस्टॉल कराना चाहते हैं। तो मैं जिस सोनी वायो में करने जा रहा हूँ उसमें ऑलरेडी मेरा जो है ये GPT में कन्वर्टेड है, लेकिन हो सकता है अगर आपका पुराना डिवाइस है तो MBR ही सपोर्ट करता होगा। तो आप चेक कर लेना अपने उस डिवाइस में कि आपका पार्टीशन स्कीम MBR है कि GPT है, और इसे फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, अपने विंडोज़ आइकन पे आप राइट क्लिक करिएगा, सजेशन में चूज़ करना है डिस्क मैनेजमेंट, फिर जो भी आपकी मेन ड्राइव है डिस्क 0 जो आपको शो कर रही होगी जिस पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, उस पर आपको राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ पे जाना है, प्रॉपर्टीज़ का बॉक्स आएगा, टॉप पे आपको क्लिक करना है वॉल्यूम पे, और वॉल्यूम में देखो आपका जो भी पार्टीशन स्टाइल होगा वो शो करेगा। तो मेरा क्या शो कर रहा है GPT। आपके एंड पे अगर MBR शो करता है तो रूफूस वाले टूल में आपको MBR चूज़ करना है, लेकिन अगर GPT दिखाता है तो GPT चूज़ करना है। तो बस इतना चूज़ करने के बाद वॉल्यूम लेबल में आप इसको यहाँ पे नाम दे दो ऑप्टिमम 11 25H2 एंड दैट्स इट। बट स्टार्ट पे आप क्लिक करो, ओके पे क्लिक करो, और अब ये बूटेबल USB बनना तैयार हो जाएगी, और बहुत ही कम टाइम लेता है, ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो चलिए वेट कर लेते हैं। तो अब फाइनली गाइस बूटेबल USB हमारी तैयार है, और अब हम रेडी हैं किसी भी डिवाइस में इस ऑप्टिमम 11 को इंस्टॉल कराने के लिए। तो ठीक है, मैं इसे कनेक्ट करा लेता हूँ अपने सोनी वायो वाले लैपटॉप में। कनेक्ट कराने के बाद सोनी वायो में बूट मेन्यू को चूज़ करना बड़ा आसान होता है। आपको याद होगा असिस्ट का एक बटन दिया होता है, तो शट डाउन करने के बाद जैसे ही मैं असिस्ट बटन पे टैप एंड प्रेस करूँगा ये ऑटोमेटिकली मुझे इस ऑप्शन पे ले आता है। लेकिन अगर आप कोई और लैपटॉप या PC यूज़ कर रहे हैं तो जो भी आपका बूट मेन्यू वाला ऑप्शन होता है उसे चूज़ करके बूटेबल USB से बूट कराइएगा। तो क्लिक करेंगे स्टार्ट फ्रॉम मीडिया USB, और अब देखिए बूटेबल USB हमारी डिटेक्ट होना स्टार्ट हो गई है, और कुछ ही देर में अब आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा, Windows X Lite ब्रीदिंग न्यू लाइफ ऑन योर PC। और एग्जैक्टली ये यही कर रहा है, ब्रीथ कर रहा है, मतलब एक नई जान डाल रहा है आपके पुराने डिवाइस, पुराने PC और लैपटॉप में। तो कुछ ही देर में अब आपके पास फाइनली इस तरह का पेज आएगा जिधर आपसे पूछेगा सेलेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम यू वांट टू इंस्टॉल, और इसमें आपको दो ऑप्शन देता है, Windows X Lite Optimum 11 25H2 Pro डिफेंडर ऑफ, और दूसरा है डिफेंडर ऑन। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस चाहते हैं, बहुत ही हल्का परफॉर्मेंस चाहते हैं, और आपको डिफेंडर सिक्योरिटी की उतनी ज़रूरत नहीं है, तो आप पहले ऑप्शन के साथ जाना। लेकिन आपको डिफेंडर चाहिए, विंडोज सिक्योरिटी अगर चाहिए तो डिफेंडर ऑन वाले ऑप्शन को आप चूज़ करना, जो कि नीचे वाला है। तो मुझे इस वाले डिवाइस में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं चाहिए, तो मैं पहला ऑप्शन चूज़ करूँगा, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कराएंगे। फिर उसके बाद पार्टीशन वाला पेज आ जाएगा, तो आपसे पूछेगा कि किधर एग्जैक्टली आपको इंस्टॉल कराना है इसे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है गाइस, अगर आपका ऑलरेडी कोई विंडोज़ इंस्टॉल्ड है इस पर, लाइक विंडोज़ 10 है या इवन विंडोज़ 11 भी है, तो या तो आप एक नई ड्राइव, एक नई पार्टीशन क्रिएट करके उसमें इस ऑप्टिमम 11 को इंस्टॉल करा सकते हैं ताकि आप इसे डुअल बूट की तरह यूज़ कर पाएँ। और या तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका पुराना डेटा डिलीट ना हो तो आप उसी पार्टीशन को चूज़ करिएगा जिसमें आपका करंट विंडोज़ इंस्टॉल्ड है। लेकिन मुझे फ्रेश तरीके से इंस्टॉल करना है, मैंने ऑलरेडी जो मेरा इंपॉर्टेंट डेटा था मैंने उसका बैकअप ले लिया एक्सटर्नल SSD में। मैं सारी पार्टीशन को डिलीट कर लूँगा, उसके बाद फ्रेश तरीके से अनएलोकेटेड स्पेस में ऑप्टिमम 11 को इंस्टॉल कराऊंगा। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और अब देखिए इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब ये आपसे कोई अदर ऑप्शन नहीं पूछता है कि कंट्री और रीजन चूज़ करो, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट वाला ऑप्शन नहीं आएगा, सब कुछ बाईपास कर देगा। बस इतना ही कुछ आपको करना होता है। अब इसके बाद सिट एंड रिलैक्स करिए जब तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। ये सारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद दोबारा से इसने मुझे इसी पेज पे लाके ड्रॉप कर दिया जहाँ पे ये वर्जन चूज़ करना होता है, डिफेंडर ऑफ या डिफेंडर ऑन वाला। और इसका रीज़न ये होता है क्योंकि कई बार पुराने लैपटॉप या पुराने PC में जो आपका बूट प्रायोरिटी ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है और आपकी USB टॉप पे आ जाती है, जिसकी वजह से ये हार्ड डिस्क को डिटेक्ट नहीं करता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको पैनिक नहीं होना है, बस अपनी USB को आप निकाल लीजिएगा और बूट मेन्यू ऑप्शन में आइएगा। बूट मेन्यू ऑप्शन में बूट सेक्शन में अगर आप देखोगे तो मेरे एंड पे क्या दिखा रहा है, बूट प्रायोरिटी में सबसे टॉप पे है एक्सटर्नल डिवाइस, और इसी की वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है, आपको ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ गाइस क्योंकि हो सकता है कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे जिन्हें ये प्रॉब्लम आ जाए, तो ये उनके लिए मैं आपको ये सारे प्रोसीजर बता रहा हूँ। जो इंटरनल हार्ड डिस्क है हमारी, इसे हमें टॉप पे ले जाना है। तो नीचे आपको देख सकते हो ये F5 F6 की बता रहा है कि आप यूज़ कर सकते हो वैल्यू को चेंज करने के लिए। मैं प्रेस करूँगा F6 की को और ये टॉप पे आ जाएगा। तो अब हमारी बूट प्रायोरिटी ऑर्डर सेट हो चुकी है इंटरनल हार्ड ड्राइव पे।
तो F10 की को प्रेस करेंगे और एंटर कराएंगे सेव चेंजेस करके। और अब हम जब अपने कंप्यूटर को स्टार्ट कराते हैं तो ये देखिए विंडोज़ एक्स लाइट लोड होना स्टार्ट हो गया है और ये ऑटोमेटिकली एडमिन का अकाउंट क्रिएट करके आपको देता है लोकल अकाउंट। एंड बिंगो गाइस, तो अब आप देखो एक नीट एंड क्लीन, एक अमेजिंग सा वॉलपेपर के साथ ऑप्टिमम 11 हमारा शो करने लगा है। कितना ही साफ सुथरा इंटरफेस है गाइस, बहुत ही अच्छा फील आएगा जब आप भी अपने पुराने डिवाइस में इसे इंस्टॉल करोगे। टास्क बार में भी आप देख सकते हो सिर्फ आपको मिलेगा विंडोज़ का आइकन, विंडोज़ 11 का आइकन, उसके अलावा कोई भी गार्बेज नहीं। सबसे पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ इसका वर्जन। तो अगर हम विंडोज सर्च पे क्लिक करें, विनवर्ड टाइप करेंगे तो ये देख लो आप, ये हमारा विंडोज़ 11 प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम है और वर्जन है 25H2। नेक्स्ट इसके बाद कितना स्पेस लेता है ये, चलिए वो भी दिखा देता हूँ। तो फाइल एक्सप्लोरर अगर ओपन करते हैं और राइट क्लिक करते हैं इस सी ड्राइव में, प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं तो ये देखिए सिर्फ 6 गीगाबाइट का स्पेस इसने लिया है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप रेगुलर विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कराते हो तो वो लेता है अप्रॉक्स 22 गीगाबाइट का स्पेस। चलिए अब सबसे ज़रूरी चीज़ देखते हैं। तो अगर हम टास्क मैनेजर ओपन करें तो मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन भी दिखा देता हूँ साथ ही साथ, और परफॉर्मेंस भी। तो सबसे पहले जाते हैं मेमोरी सेक्शन में। तो मेमोरी में आप देख लो, ये मेरी है DDR3 की 4 गीगाबाइट रैम। और अब आप देखो यूटिलाइजेशन इधर गाइस, 4 गीगाबाइट की रैम में जो कि DDR3 है, अभी भी जो यूटिलाइजेशन है वो सिर्फ हमारा 28% है। तो अगर आप अपने ब्राउज़र पे नॉर्मल एप्लीकेशन पे भी काम करोगे तो ये आपका 60 से 70 के ऊपर नहीं जाएगा। और इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए कि आप एक इतने पुराने डिवाइस में जिसमें 4 गीगाबाइट की DDR3 रैम है, इवन इसमें हार्ड डिस्क लगी गाइस, SSD भी नहीं लगी है, और आप एक नॉर्मल तरीके से, स्मूथ तरीके से काम कर पाओगे। क्लियर? अब इसके बाद अगर मैं आपको CPU सेक्शन में ले जाऊँ, मेरा प्रोसेसर आप देख सकते हो इंटेल i-Core i3 3rd जनरेशन का प्रोसेसर है ये। और सबसे ज़रूरी चीज़ नीचे देखिए, जो प्रोसेस काउंट है वो सिर्फ 58 है, थ्रेड काउंट अराउंड 786 और हैंडल से 26,000 है। ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है गाइस, थोड़ा बहुत फ़र्क नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर आप एक नॉर्मल मशीन में विंडोज़ 11, रेगुलर विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कराते हो ना, जो प्रोसेस काउंट होता है वो मिनिमम आपका 130 के आसपास होता है। मैं मिनिमम आपको बता रहा हूँ, इससे कम नहीं मिलेगा आपको, इससे ज़्यादा ही मिलेगा। थ्रेड काउंट जो होता है वो अराउंड 1500 के आसपास होता है और हैंडल काउंट अराउंड 55,000। और ये जो फिलहाल अभी आप देख रहे हो ऑप्टिमम 11 में, ये सबका हाफ है, मतलब रेगुलर विंडोज़ 11 के हाफ से भी ज़्यादा कम है ये। और इसी की वजह से क्या होगा कि इतना कम यूटिलाइजेशन, उतना कम लोड पड़ने की वजह से आप एक प्रॉपर तरीके से अपनी मशीन में काम कर पाओगे बिना किसी लैग के, स्मूथ तरीके से। अब चलिए गाइस देखते हैं कि ऑप्टिमम 11 को क्या चीज़ है जो बड़ी खास बनाती है। तो पहला तो परफॉर्मेंस आपने देख लिया। अब अगर इस पर आप राइट क्लिक करोगे और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू पे अगर आप ध्यान दोगे तो देखो कितने सारे एडवांस फीचर आपको मिलते हैं कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में। कमांड प्रॉम्प्ट को आप स्टार्ट करा सकते हो एज एन एडमिन, कंट्रोल पैनल है जिसमें गॉड मोड वगैरह सारे ऑप्शन मिलते हैं। किल एंड रिस्पॉन्सिव टास्क, बहुत बार एप्लीकेशन हैंग हो जाता है तो आप उसे क्लिक कर सकते हो। रीस्टार्ट एक्सप्लोरर, आप रिस्टार्ट करा सकते हो फाइल एक्सप्लोरर को। सेफ मोड वाला ऑप्शन मिलेगा आपको, सेफ मोड विद नेटवर्किंग, सेफ मोड विद कमांड प्रॉम्प्ट में इधर ही राइट क्लिक करके आप स्टार्ट करा सकते हो। तो ये बहुत ही यूजफुल फीचर है जो आपको कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में ही मिल जाता है इजी नेविगेशन के लिए। अब इसके बाद अगर आप इनके डेस्कटॉप पे देखोगे तो आपको एक्स्ट्रास प्लस इन्फो वाला एक आइकन मिलेगा और जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। सबसे पहला है वॉलपेपर, तो आप बहुत सारे अदर भी वॉलपेपर को चेक कर लेना, अच्छे अच्छे वॉलपेपर भी दिए हैं। इसके बाद है विंडोज़ रजिस्ट्री ट्विक, तो बहुत सारी ट्विक है रजिस्ट्री की जो आप चेक कर लेना, जो आप अप्लाई कर सकते हो। विजेट इनेबलर है, वेब ब्राउज़र इंस्टॉलर है, तो बहुत तरह के ब्राउज़र को आप इंस्टॉल करा सकते हो, लाइक क्रोम है, फायरफॉक्स है, एज है। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर इंस्टॉलर, तो स्टोर भी आपका डिसेबल होगा इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, लेकिन अगर आपको चाहिए तो स्टोर इंस्टॉलर को आप इधर से रन करा देना और स्टोर इंस्टॉल हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें गाइस आपकी एज इट इज़ रहेंगी। अगर आप विंडोज़ अपडेट में जाओगे सेटिंग्स में, तो विंडोज़ अपडेट बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका पाउज रहेगा और ये दिखा भी रहा है कि 3000 तक ये आपका पाउज है, लेकिन इसे जब भी आप चाहो तो आप इसे स्टार्ट करा सकते हो और सारे विंडोज़ अपडेट का मज़ा भी ले सकते हो। बस आपको क्लिक करना है रेज्यूम अपडेट पे। तो ओवरऑल गाइस अब आप अपने दिमाग में ये रखना कि ये कोई अलग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये आपका रेगुलर विंडोज़ 11 ही है। बस इन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा डिबलोड कर दिया है, बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन कर दिया है ताकि लो एंड वाले जो यूज़र हैं वो आराम से इसको रन कर पाए। तो अब होपफुली गाइस अब आपको भी क्लियर हो गया होगा कि ऐसे पुराने डिवाइस के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यूज़ करना चाहिए।
आप भी ट्राई करिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।